हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स यार फटा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हेयर और आज का सेशन है आपका स्पेशल मॉक टेस्ट पेपर 1। और कॉमर्स की क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही हैं। एमसीक्यूज मैं वहाँ पे करा रही हूँ और जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे एग्जाम आपका काफ़ी पास आने वाला है, ठीक है, एग्जाम्स आपके। तो मैं स्पेशली जो है वो आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आए हैं, हाउ टू क्रैक इन 30 डेज और ये सब वो सब, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बोला जाता है कि आपको कैसे प्रिपरेशन जो है वो करनी है, आप कितने एमसीक्यूज करिए। देखिए सिंपल सा मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। 30 दिन में कोई नेट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आप सोचो मैं 1000 एमसीक्यूज लगा लूँ या 2000, 2500, 3000 लगा लूँ, कुछ नहीं आने जाने वाला है उससे। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट को अगर आपने समझ लिया ना तो कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ेंगे तो आप एमसीक्यूज नहीं लगा पाएंगे, चाहे आप कितने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो एग्जैक्टली क्लियर करना तो पहली बात तो 30 दिन में कैसे क्लियर कर लोगे आप, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ठीक है। सेकंड चीज़, क्योंकि इसमें पेपर 1 2 दोनों का कॉम्बिनेशन है। और सपोज अगर मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक दे देती हूँ यहाँ पर, जो मैं खुद पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सपोज करिए क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में दिया हुआ है, ठीक है, आपने ये रट लिया, जरूरी नहीं ना यही क्वेश्चन सेम एज इट इज आ जाए, नहीं है ना जरूरी। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपको उसके सारे टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, मास कम्युनिकेशन, उसके सारे मॉडल्स, स्क्रैम, बर्लो, सारे मॉडल्स वगैरह, उसके टाइप्स, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जब तक वो पूरा टॉपिक आपका कम्युनिकेशन पूरा क्लियर नहीं हो जाता पूरा, आप तब तक एमसीक्यूज पे मत भागिए। कोई फायदा नहीं है कितना भी भाग लीजिए एमसीक्यूज के पीछे। एमसीक्यू जब भी सॉल्व कर पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके एग्जाम में जरूरी नहीं ना सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, बेटा आते हैं 20 15 10, इससे ज्यादा नहीं आएंगे पीवाईक्यू रिपीट्स। पीवाईक्यू रिपीट होते हैं पर ज्यादा नहीं होंगे। 10 से 15 क्वेश्चन अगर पूरे पेपर दोनों को मिला के आपको देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं। उससे क्या पेपर क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं ना एमसीक्यू, इसका पूरा टाइप्स, पहली बात तो मैं जो क्वेश्चन कराऊंगी उसके सारे ऑप्शंस भी आपको समझाने वाली हूँ कि इनमें से अगर कोई दूसरा भी आ जाता है तो आप कर लेंगे। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछा गया है ना उस टॉपिक के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, बट जो पढ़ रहे हैं उसको पूरी तरीके से पढ़िए। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, व्हेन अ पर्सन इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ और कंटेम्पलेटिंग और ड्रीमिंग व्हाइल इन स्लीप, देन दिस टाइप ऑफ अ कम्युनिकेशन इज नोन एज। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत मुझे ज्यादा करनी पड़ी है हिंदी वालों के लिए, बट मैं लेकर आई हूँ हिंदी में भी। जब कोई व्यक्ति स्वयं से बात कर रहा होता है या सो रहा होता है या चिंतन या स्वप्न देख रहा होता है तो इस प्रकार का संचार संचार क्या कहलाता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात करती हूँ सेल्फ टॉक। अब देखिए इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ, अगर आप लोगों को कोई वर्ड इंग्लिश में समझ में ना आए ना तो स्विच कर लीजिएगा एग्जाम में और हिंदी में पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे बोला है कंtemplating का वर्ड जैसे समझ में ना आए तो ठीक है ना, क्योंकि हमारी इंग्लिश आप लोगों को पता है ना हम लोग कैसे पढ़ के आए हैं। हमें ना अच्छे से हिंदी आती है ना अच्छे से इंग्लिश आती है, इंग्लिश मीडियम का हाल तो बहुत खराब है, ठीक है। तो इसमें यही करना चाहिए आप लोगों को कि अगर आप कभी भी ऐसे हो तो स्विच कर जाइए उस क्वेश्चन में, हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, जिससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन हेल्प जो है करने में काफी हेल्पफुल। तो सेल्फ टॉक यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप से बात कर रहा होता है ना, अब ये कहते हैं मैम अपने आप से कोई बात करता है, बिल्कुल करते हैं अपने आप से बात। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं छोटी थी तब से मैं अपने आप से बहुत बातें करती थी, बहुत ज्यादा। तो पहले स्टार्टिंग में फैमिली मेंबर्स को बहुत अजीब लगता था कि किससे बातें कर रही है, ये अपने आप से क्यों बातें कर रही है, बट अब तो ये जो है फैमिली मेंबर आर यूज टू इट, उन्हें पता है कि अब ये ऐसे करती है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आप लोग खुद से बातें करते हो, है ना। चाहे लोग आपको कहें क्या बड़बड़ाती रहती है क्या बोलती रहती है, बट समटाइम्स बहुत कभी अच्छा लगता है अपने आप से बात करना। तो अगर आप कोई पर्सन है अपने आप से बात कर रहा है या सपने में बात कर रहा है, सोते टाइम कुछ बोल रहा है, तो उस टाइप की कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है? ऑप्शंस दिए हुए इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरकल्चरल या फिर इंटरनेशनल। सो ऑप्शन नंबर सेकंड बेटा यहाँ पे सही हो जाएगा, इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल का सिंपल सा मतलब होता है जब आप खुद से बातें करते हो। खुद से बातें बहुत लोग करते होंगे और उसको कोई पागलपन या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं कहते हैं। समटाइम्स यू फील बेटर, ठीक है, डूइंग सेल्फ टॉक। कभी कभी आप अपने आप से बात करते हो तो बहुत अच्छा फील होता है। एंड मैं तो बहुत बार बातें करती हूँ, ठीक है, अपने आप से। और अगर मैं बाकी सारे ऑप्शंस की बात करूँ तो मैंने आपको बोला ना आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूरा आना चाहिए। इंटरपर्सनल क्या होता है बेटा? देखो इंटरपर्सनल वो होता है जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो, तो अभी तो हम अपने आप से ही बात कर रहे थे इंट्रापर्सनल में। इंटरपर्सनल वो होता है जब दो लोग बातें कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फैमिली मेंबर, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, आप किसी से बात कर रहे हो, आप सामने वाले से बात कर रहे हो, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। वही अगर बात करें इंटरकल्चरल की, तो इंटरकल्चरल का सिंपल सा बेटा मतलब यहाँ पे होता है कि दो डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में बात कर रहे हो। सपोज करिए बंगाली इज टॉकिंग टू पंजाबी, कोई बंगाल का है वो पंजाब की किसी से बात कर रहे हैं, अलग अलग कल्चर है ना दोनों का। सो दैट इज कॉल्ड इंटरकल्चरल।
नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल। देखिए इंटरनेशनल में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, दूसरी कंट्री में जाते हैं, बातें करते हैं। किसी दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है उसको इंटरनेशनल बोलते हैं। जैसे रशिया है, आपका अमेरिका है, समिट हुआ था ना, समिट, तो समिट में जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वहाँ पे कितने सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट वगैरह बैठे होते हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, उसे इंटरनेशनल जो है वो कम्युनिकेशन बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और हिंदी में भी लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हिंदी में भी आपका ऑप्शन 2 अंतः व्यक्ति जो है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। इंट्रापर्सनल, अपने आप से बात करना। तो जैसे मैंने बोला, जरूरी नहीं है कि आपको इंटरपर्सनली पूछा जाए, क्या पता आपसे इंटरकल्चरल पूछ लिया जाए अगले क्वेश्चन में। तो इसीलिए रटना नहीं होता है, टॉपिक को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ये रटने वाली स्कीम छोड़ दीजिए, ये नहीं काम आएगी यूजीसी नेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्याय स्कूल ऑफ लॉजिक विच फैलेसी इज कमिटेड इन द स्टेटमेंट। हिताभवस से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, 99.99 में बता रही हूँ आप लोगों को। हिताभवस पढ़ के जाइएगा। इंडियन लॉजिक काफी टफ लगता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, जो मैंने अटेम्प्ट किया था, मेरे लिए इंडियन लॉजिक में कुछ नहीं पढ़ के जाती थी एग्जाम में, सही बताऊँ, और उसकी वजह से काफी मार्क्स कट हो गए थे। तो इंडियन लॉजिक को पढ़ने का तरीका है, आप लोग उसको हिंदी में समझने की कोशिश करा करें, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी किस तरीके से करना है। तो इसे बोला गया है, न्याय दर्शन के अनुसार निम्न कथन में से कौन सा हेताभवास दी गई है, यानी द स्काई रोज इज अ फ्रेगनेंट बिकॉज इट इज अ रोज लाइक द रोज ऑन द अर्थ। अब एक बात बताइए, स्काई रोज जो है ये बेटा आपका मिडिल, सॉरी माइनर टर्म है, ठीक है। और आपका बिकॉज के बाद जो लाइन स्टार्ट हो जाती है, इट इज रोज लाइक रोज ऑन द अर्थ, ये आपका मिडिल टर्म है। तो बेटा आश्रय सिद्ध इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा मैम? आश्रय सिद्ध। अब ये आश्रय सिद्ध कैसे होगा? देखो एक बात बताती हूँ, आश्रय का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर डिपेंड होना। जैसे मैं अपने पापा के ऊपर आश्रित हूँ, ठीक है, डिपेंड हूँ। मैं अपने भाई के ऊपर आश्रित हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आश्रय सिद्ध का मतलब होता है किसी के ऊपर डिपेंड होना। अब हमारा बेचारा जो मिडिल टर्म था बेटा, ये इसके ऊपर डिपेंड था, स्काई रोज के ऊपर। क्या था? स्काई रोज के ऊपर डिपेंड था। बट जो स्काई रोज है ना, इसने धोखा दे दिया, क्योंकि स्काई रोज जैसा कुछ होता ही नहीं है। इट इज, क्या है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये अनएग्जिस्ट है। ये रियल लाइफ में इट इज अनरियल, ठीक है। ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्काई रोज जैसा कभी सुना है क्या? स्काई तो सुना है मैम, रोज भी सुना है, पर ये स्काई रोज क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो यानी अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि बेचारा मिडिल टर्म जो है वो आपके माइनर टर्म पे क्या था? डिपेंड था। लेकिन ये तो अनवैलिड निकला मैम, ये तो अनरियल निकला, इसे बोलते हैं आश्रय सिद्ध। एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, हेरा फेरी आपने देखी होगी, पार्ट 1, हेरा फेरी की पार्ट 1। तो जिसमें जो आपका अक्षय कुमार है, आपका राजू, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि उसमें डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, शायद हेरा फेरी 2, सॉरी पार्ट 2 में, पार्ट 1 में तो उनके पास पैसा आ जाता है ना, तो पार्ट 2 में जो हेरा फेरी का, तो फिर हेरा फेरी, उसके अंदर अक्षय कुमार क्या करते हैं, अक्षय कुमार जो है वो डबल, पैसा डबल करेंगे, पैसा डबल करेंगे, है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसमें विपाशा बासु ऐसा उनको ठगने के लिए वहां पे बैठी होती है। तो वो अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। जब वो बाद में जाते हैं कुछ दिन बाद अपना पैसा डबल लेने के लिए, तो देखते हैं वहां पे कुछ है ही नहीं। वहां पे ना विपाशा बासु है, ना है वहां पे कोई उनका ऑफिस है, उनका कुछ पता ही नहीं है। यानी जिसपे वो डिपेंड था, उसने क्या किया? चूना लगा दिया, यानी वो अनरियल है, अनएग्जिस्ट है, वहां पे वो चीज है ही नहीं। तो वही चीज बोली गई है आश्रय सिद्ध। इसी तरीके से बेटा आप लोगों को हिताभवास याद करना है, नहीं तो इतना कंफ्यूजन हो जाएगा ना, कौन सा बाध्यता है, कौन सा आश्रय सिद्ध है, कौन सा विरुद्ध है, नहीं लगा पाएंगे आप लोग, बहुत टफ हो जाएगा। बिगिनर्स के लिए मैं ये चीज बता रही हूँ, जो एक्सपर्ट है वो तो कर ही लेंगे। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्च डिजाइन दैट इन्वॉल्व्स द कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ अ पीपल ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड इज नोन एज। एक शोध डिजाइन जिसमें एक ही समूह के लोगों से विस्तारित अवधि में डेटा एकत्र किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। कीवर्ड दे रही हूँ मैं यहाँ पे आपको, सेम ग्रुप ऑफ पीपल, यानी इंसान एक ही रहने वाला है। टाइम अलग अलग रहेगा, लेकिन इंसान क्या रहेगा मैम? एक रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अब मैं आपको एक चार्ट से समझा रही हूँ, जहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और आप क्रॉस सेक्शनल में कभी भी डाउट नहीं आएगा आपको, कभी भी, जिसको भी डाउट आता है एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहले आता है क्रॉस सेक्शनल, फिर आता है लॉन्गिट्यूडनल। देखिए क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल में फर्क क्या है, सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर बेटा एक ही सोर्स होता है, यानी एक पर्सन होता है बस। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर मैम एक ही पर्सन होता है, टाइम अलग अलग होते हैं, यानी एक ही पर्सन से लेके, एक ही पर्सन से पूछा जा रहा है, जवानी से लेके बुढ़ापा आ गया मेरे से ही पूछा जा रहा है यार इनसे। कभी मेरे से मंडे को पूछते हैं, कभी ट्यूसडे को, कभी अगले महीने, कभी अगले महीने, यानी सोर्स तो एक ही है, सोर्स तो एक ही है, टाइम अलग अलग है। कभी एक महीने के बाद भी जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है तो मुझसे ही किया जा रहा है, 2 महीने बाद भी किया जा रहा है तो मुझसे ही किया जा रहा है। यानी सैंपल जो रहेगा बेटा, आपका सोर्स जो रहेगा वो सेम रहेगा। लेकिन मैम क्रॉस सेक्शनल में ऐसा नहीं होता, क्रॉस सेक्शनल इसका ऑपोजिट है। क्रॉस सेक्शनल में मैम सिर्फ मेरे से डाटा थोड़ा ना कलेक्ट करेंगे, कई लोगों से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, इसमें बेटा टाइम एक जैसा रहता है।
लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है मैम, पर्सन एक रहता है और क्रॉस सेक्शनल में टाइम एक रहता है। दोनों का उल्टा दिख रहे हो आप। यहाँ पर अगर 5 बजे डेटा कलेक्ट किया जा रहा है बेटा, तो 5 बजे जो है वो मेरे से भी लिया जा रहा है, राहुल से भी लिया जा रहा है, एबीसीडी से भी लिया जा रहा है, XYZ से भी लिया जा रहा है, यानी टाइम सेम रहता है। देख रहे हैं ना, क्रॉस सेक्शन में घड़ी एक है, लोग कई हैं, यानी टाइम एक रहता है, सेम टाइम पर अलग अलग लोगों से कलेक्ट किया जाता है सेम टाइम पर, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, एक से कलेक्ट किया जाता है टाइम अलग अलग पे, कभी किसी टाइम पे, कभी किसी टाइम पे, कभी किसी टाइम पे। तो याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल में पर्सन एक रहता है और क्रॉस सेक्शनल में टाइम एक रहता है या सेम टाइम रहता है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल में सेम पर्सन रहता है, क्रॉस सेक्शनल में सेम टाइम रहता है। ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचिंग एड, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक सहायक सामग्री है। कौन से ऐसे जो है जिसमें आप टीचर्स के लिए बहुत हेल्प होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऑडियो कैसेट है, वीडियो कैसेट है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ द अबव राइट हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें टीचिंग में, टीचिंग स्टाइल है, हेल्प होती है पढ़ाने में, चाहे ऑडियो कैसेट से पढ़ाइए, वीडियो से पढ़ाइए, प्रोजेक्टर से पढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, ओजोन लेयर, बायोडाइवर्सिटी या फिर क्लाइमेट चेंज। अब देखिए, अगर आपने पढ़ लिया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और अब मैंने आपको आंसर बता दिया ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर आए थे। अब ये जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन रिपीट हो, इसका स्टैब्लिशमेंट ईयर बेटा पूछ सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको पूरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नोट्स बनाइए, 3 से 4 पेज का बनेगा, उसको पूरा पढ़िए, फिर वहां से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लगा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन, मॉनिटर इज मेजर्ड इन, यानी जो मॉनिटर है आपका, कंप्यूटर वाला मॉनिटर जो होता है, ठीक है, उसका रेजोल्यूशन जो उसको किस में मापा जाता है, किस में मेजर किया जाता है, हर्ट्ज में, पिक्सल में, डॉट पर इंच में। सो मैम पिक्सल्स के अंदर जो है मॉनिटर को मेजर किया जाता है, ये आपका आईसीटी का क्वेश्चन था, ठीक है, पिक्सल इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया फॉल्स अंडर विच सेक्शन ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956। भारत में मानद विश्वविद्यालय की अवधारणा यूजीसी अधिनियम 1956 किस धारा के अंतर्गत आती है। आपको सेक्शन याद रखना है डीम्ड यूनिवर्सिटी का। डीम्ड यूनिवर्सिटी के सारी चीजें याद रखिएगा, फर्स्ट कौन सी है, उसके अंदर रेशियोज कितने होते हैं, टीचर स्टूडेंट के क्या होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर थर्ड बेटा जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी का आता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 3, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट यूनिवर्सिटीज वाज प्राइमरीली डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ बुद्धिस्ट विहारा, लॉजिक एंड फिलोसफी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय मुख्य रूप से बौद्ध विहार, तर्कशास्त्र और दर्शन के लिए अध्ययन के लिए समर्पित था। वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा या फिर तक्षशिला। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, नालंदा, जो कि फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब नालंदा के ऊपर पूरा पढ़िएगा, वल्लभी के ऊपर पूरा पढ़िएगा, विक्रमशिला के बारे में पूरा पूरा पढ़ना है, तक्षशिला के बारे में पूरा पढ़ना है, तभी क्वेश्चन वहां पे लगा सकते हो। अगर अभी नालंदा से रट लिया कि लॉजिक फिलोसफी है, इससे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीडीई से क्वेश्चन है आपका, पब्लिक डेवलपमेंट एनवायरमेंट। द मेजर सोर्स ऑफ मीथेन CH4 एमिशन इज, मीथेन सबसे ज्यादा प्रमुख सोर्स कौन सा है मीथेन का। सीमेंट प्रोडक्शन, मोटर व्हीकल, पेडी फील्ड्स, वेटलैंड्स या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबसे ज्यादा बेटा मीथेन जो आता है वो पेडी फील्ड यानी धान के जो खेत होते हैं और वेटलैंड्स जो होते हैं, वहां से सबसे ज्यादा मीथेन जो है वो आता है। सो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए रिसर्च का क्वेश्चन काफी टाइम बाद आया है। A researcher intends to explore the effect of new teaching method on the students' learning. Which research method would be appropriate? एक शोधकर्ता छात्रों के सीखने पर एक नई शिक्षण पद्धति के प्रभाव का पता लगाना चाहता है। कौन सी शोध पद्धति उपयुक्त होती है? डिस्क्रिप्टिव, विवरणात्मक, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक, एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो कार्य पश्चात अनुसंधान, बताइए। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें पूछा गया है कि एक रिसर्चर है जो एक्सप्लोर करना चाहता है, ये देखना चाहता है कि जो नए नए टीचिंग मेथड्स आ रहे हैं उन पे स्टूडेंट्स की लर्निंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैम जब हम कोई भी चीज टेस्ट करते हैं, कोई भी चीज कंपेयर करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसके अंदर हम लोग टेस्ट करते हैं बेटा, ठीक है, और कंपेयर करते हैं। टेस्ट कर लिए पहले कौन कौन से टीचिंग मेथड है, फिर उनको कंपेयर करते हैं कौन सा बेटर है, जिस जो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा, उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जो कि आपको मैनिपुलेट भी आप इसको कर सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से आपका पीडीई का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन? निम्न में से कौन सा प्रदूषण का गैर बिंदु सोर्स है? इंडस्ट्रियल चिमनी, सीवेज आउटलेट पाइप, एग्रीकल्चर रन ऑफ, पावर प्लांट एमिशन। अच्छा एक बात बताइए, नॉन पॉइंट और पॉइंट होता क्या है? देखिए पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन वो होता है जहां से आपको पता है कि पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है। नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन वो होता है जहां से आपको पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है। तो बेटा एग्रीकल्चर रन ऑफ जो है, कृषि अपवाह जो होती है ना, इसमें हम नहीं पता लगा सकते कि ये वाला पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है। इट इज कॉल्ड अ नॉन सोर्स ऑफ पोल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजीज वर टू बी अचीव्ड बाय द ईयर। तो एमडीजी गोल्स थे वो कितने साल तक, जो लक्ष्य था किस वर्ष तक प्राप्त किए जाने का था, बताइए। ऑप्शन दिए हुए हैं 2010, 15, 20, 30। दोनों का याद रखिएगा, ठीक है। एमडीजी भी है आपका और एसडीजीज भी याद रखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया? एमडीजी पूछा गया बेटा। तो एमडीजी गोल 2015 तक जो है वो कहा गया था और एसडीजी 2030 तक कहा गया था। सो ऑप्शन नंबर बी 2015 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2015 तक अचीव कर रहे थे, इसमें 8 है पूरे, पढ़िएगा उसको। चलिए अब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की बिहेवियर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इफेक्टिव टीचिंग? की बिहेवियर्स में ऐसा कौन सा है जो की बिहेवियर का है? हिंदी में भी देख लीजिए प्लीज। दो होते हैं, की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर। तो इसमें की बिहेवियर का पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख व्यवहार प्रभावी शिक्षण में योगदान करते हैं, बताइए। हिंदी वाले भी देख लीजिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी ऑप्शन नंबर बी प्रोबिंग जो है बेटा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए चार्ट लेकर आई हूँ कौन सा हेल्पिंग है और कौन सा आपका की बिहेवियर है, ठीक है। ये पढ़ लेंगे तो कोई जरूरत नहीं होगी, पूरा कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो गया आपका, ठीक है। की बिहेवियर की बात करें तो की बिहेवियर के अंदर आपका, मैं आपको निमोनिक्स देती हूँ याद करने के लिए, जो मैंने पढ़ा था यहाँ पे एल, ठीक है, आई। की बिहेवियर याद कर लीजिए, एक याद कर लीजिए दोनों में से, LIT। यस, लाइट्स याद किया था बेटा मैंने, इसका की बिहेवियर का निमोनिक्स। लाइट्स, L फॉर लेसन क्लैरिटी, I फॉर इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, T फॉर टीचर टास्क ओरिएंटेशन, E फॉर एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस, S फॉर स्टूडेंट सक्सेस रेट। तो मैंने दोनों याद नहीं किए थे, मैंने एक याद किया था। की बिहेवियर याद कर लोगे तो हेल्पिंग बिहेवियर तो अपने आप हो जाएगा। हेल्पिंग बिहेवियर में आपका स्टूडेंट्स के आइडियाज, स्ट्रक्चरर, क्वेश्चनिंग, प्रॉबिंग, टीचर्स अफेक्ट्स, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपकी, यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। एक मिनट मुझे क्वेश्चन देख लेने दो, क्या पूछा क्या था इसमें। की बिहेवियर पूछा गया था ना? अरे की बिहेवियर पूछा गया था बेटा, की बिहेवियर पूछा गया था, तो सिर्फ प्रोबिंग कैसे होगा? प्रोबिंग नहीं होगा इसका, की बिहेवियर पूछा गया है। तो लेसन क्लैरिटी, LITCS याद रखिए। इसमें देखो ऑप्शंस देना मैं भूल गई शायद, ABCBCD, ठीक है ना, इसी वजह से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कोड यहाँ पे दिए नहीं है, यानी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सा है इसमें से। लेसन क्लैरिटी सही है, मैंने क्वेश्चन रीचेक कर लिया ये, नहीं तो गलत टिक लगा लेते आप लोग, गलत याद कर लेते। लेसन क्लैरिटी है, ठीक है। और क्या था? LITES, टीचर टास्क ओरिएंटेशन। और क्या था आपका? इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। और आपका स्टूडेंट सक्सेस रेट। ये आपके की बिहेवियर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे नॉट आना चाहिए था, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, ठीक है। वैसे मैंने चेक किया था तभी मैं कहूँ, प्रोबिंग मैंने खुद सेट किया था ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नॉट लगा दो यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में बेटा नॉट लगा दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट की बिहेवियर्स? तो कौन सा नहीं है? तो मैम प्रोबिंग होगा, क्योंकि प्रोबिंग जो है वो आपका हेल्पिंग बिहेवियर के अंदर आता है। इस तरीके से क्वेश्चन था ये। अब इतने सारे क्वेश्चन में पता नहीं चलता ना, तो याद रखिएगा ये हेल्पफुल बिहेवियर्स के अंदर आता है प्रोबिंग। इसमें पूछा था नॉट, कौन सा नहीं है, तो हमें लगा दिया प्रोबिंग, क्योंकि प्रोबिंग नहीं होता है। की बिहेवियर मैंने आपको याद करा दिया, लाइट से याद रख लीजिएगा।
अब मेरे पास कोई हेल्पर तो है नहीं, मुझे खुद ही क्वेश्चन सेट करने होते हैं, खुद ही आंसर्स देखने होते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, एंड नोबडी इज देयर टू हेल्प मी, सो थोड़ा सा हो जाती है मिस्टेक। बट आप लोगों को आंसर्स सही ही पता चलेंगे, ताकि एग्जाम्स में आप लोग गलत ना लगा दो। Which of the following is not a considered as a self-generated feedback? Self-generated feedback assurance, previewing, retracting और observation। हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसे स्वयं जनित प्रतिपुष्टि नहीं माना जाता? अच्छा एक बात बताइए, सेल्फ जनरेटेड फीडबैक क्या होता है? अपने आप को फीडबैक देना, हाँ सौम्य तुमने तो बहुत अच्छा किया, न्यूजी नेट का पेपर आपने बहुत अच्छा किया, नहीं 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 तुमने वो वाला यूनिट अच्छे से नहीं किया, तुमने वो चीज नहीं किया, यानी आप खुद को फीडबैक जब देते हो ना, उसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड फीडबैक। तो उसमें से कौन सा है? नहीं पूछा गया है, नॉट। ठीक है, अश्योरेंस, प्री व्यूविंग, रिट्रैक्टिंग या फिर ऑब्जर्वेशन। तो इसका बेटा आंसर जो है वो अश्योरेंस हो जाएगा। मैम अश्योरेंस क्यों होगा? अश्योरेंस तो फीडबैक के बाद होता है, कंफर्मेशन। जैसे मान लीजिए अगर मैंने अपने आप को फीडबैक दिया, नहीं मैंने पेपर तो अच्छा किया था, ये वाली यूनिट से मैंने इतना किया था, अब जो रिजल्ट आएगा ना वो अश्योरेंस होता है। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो पॉजिटिव अश्योरेंस है कि मैंने क्लियर कर लिया, नहीं आएगा तो नेगेटिव में जाएगा। तो अश्योरेंस जो होता है वो जनरेटेड फीडबैक के बाद का जो चीज होता है ना, जो रिजल्ट होता है वो होता है। बाकी जो प्रीव्यूइंग है, रिट्रैक्टिंग है, ऑब्जर्वेशन है, ये सेल्फ जनरेटेड ही होते हैं बेटा। प्रीव्यूइंग का मतलब मेंटल रिहर्सिंग, अंदर ही अंदर आप रिहर्स करते हो ना एग्जाम जाने से पहले, ये चीज करनी है, ये करना है, ऐसे करना है, टाइम नहीं ज्यादा जाना है, मुझे फटाफट करना है। सेल्फ जो आप खुद रिहर्स करते हो। रिट्रैक्टिंग का मतलब पास्ट एक्सपीरियंस है, अगर आप दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हो, तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आप सोचोगे कि पास्ट में मैंने ये गलती की थी, अब ये वाली इस टाइम पे नहीं करूंगा मैं, या नहीं करूंगी। ठीक है। ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करते हो अपने आप को कि हाँ मैं सही नोट्स बना रही हूँ, नहीं बना रही हूँ, सही स्टडी चल रहा है, डिसिप्लिन है या नहीं है, ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में। तो अश्योरेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लगा लेना आश्वासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ कंप्रहेंसिबल सेंटेंस इन द न्याय फिलोसफी? सीक्वेंस में लगाना है इसको, लगाइए। आकांक्षा, योग्यता, तात्पर्य या फिर सन्निधि। देखो अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, तो सबसे पहले आकांक्षा आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है वर्ड्स के लेकर, आपकी खुद की एक्सपेक्टेंसी नहीं, शब्दों की एक्सपेक्टेंसी, जैसे कि वर्ड्स की। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं पॉट, पीओटी, अब इससे आपको समझ में आ रहा है क्या कि मैम ने पॉट बोला? क्या पॉट? अगर मैं इसके आगे कुछ लिखूंगी, दूसरा वर्ड इसके साथ जोड़ूंगी, तभी तो मीनिंग पता चलेगी। ठीक है, इसीलिए बोला गया अब एक्सपेक्टेंसीज वर्ड्स के बीच में होना जरूरी है। दूसरे पे आता है योग्यता। योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन ही वर्ड्स के अंदर। अगर मैं कुछ उल्टा बोल दूं कि जैसे साउंड इज विजिबल, अगर मैं कह दूं साउंड इज विजिबल, हमें जो आवाज है दिखाई देती है, आवाज कभी दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती, मतलब मैंने सेंटेंस को ही गलत कर दिया, जो चीज है ही नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। फिर आता है बेटा आपका सन्निधि, याद रखना। और लास्ट में आपका आता है कंक्लूजन, तात्पर्य। 1 2 4 3। ठीक है, 1 2 4 3 लगा दीजिएगा, तो कैसे लगेगा ये? ए, बड़ा डाउट रहता है ना इसे, ए बी डी सी, ए बी डी सी। ठीक है, ये एग्जाम से बड़ा कंफ्यूजन रहता है मुझे, ए बी सी डी 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 वाला। ए बी डी सी, ए बी डी सी, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, ए बी डी सी। इसका मैच द कॉलम में क्वेश्चन है, मैं अगले में कराऊंगी, फिर आपको समझाऊंगी पूरा डिटेल में। ठीक है, अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया, इसका मतलब यही होता है। चलिए, यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स? जब निकायों में यूट्रिफिकेशन किन पोषक तत्वों की अत्यधिक उपस्थिति के कारण होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम। देखो बेटा यूट्रिफिकेशन होता क्या है, देखो यूट्रिफिकेशन मतलब आप समझ लो एक पानी के अंदर का जो जहाँ पे आपके जो है पानी के अंदर के जो जीव होते हैं ना, पानी के अंदर की जो लाइफ होती है, वो उसके बारे में यूट्रिफिकेशन बताया है। इसके अंदर बेटा अगर पानी के अंदर अगर ज्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस आ जाए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो एल्गाई होने लगता है, यानी आपकी काई जमने लगती है, मछलियां मरने लगती हैं, लाइफ वाटर हेल हो जाती है बेचारों की। ठीक है ना। तो एक्सेसिव प्रेजेंस अगर नाइट्रोजन फास्फोरस जितना ज्यादा उसके अंदर रहेगा, उतना ज्यादा वो पानी खराब हो जाता है। इसलिए बोलते हैं यूट्रिफिकेशन इन वाटर वॉज इट कॉस्ट बाय द, इसलिए यूट्रिफिकेशन होता है जब नाइट्रोजन फास्फोरस ज्यादा हो जाए, जिससे कि फिर क्या होता है बेचारे जो लाइफ जो वाटर वाले जो बेचारे रहते हैं उनके लिए उनकी जिंदगी खराब समझ लीजिए आप बस। यानी
फिश है, बाकी जो आपके और भी जो जल जीव रहते हैं ना, उनके लिए यहाँ कभी बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाती है, ज्यादा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ हाइड्रोमेट्रियोलॉजिकल हैजार्ड? निम्नलिखित में से जल मौसमी संबंधी खतरा कौन है जिसको हाइड्रोमेट्रोलॉजी जल संबंधी क्या खतरा हो सकता है मैम, बताइए। अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी या फिर लैंडस्लाइड? हजार्ड्स पूरे करके जाइएगा। सुनामी। सुनामी जो है वो आपका जल संबंधी मौसमी खतरा माना जाता है। बाकी मैं चार्ट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए नेशनल हजार्ड का। ये देखो इसके अंदर सारे हजार्ड है, लर्न कर लीजिएगा। जियो फिजिकल के अंदर बेटा अर्थक्वेक जो आते हैं ना, भूकंप आता है, वोल्केनोज आते हैं, ये जियो फिजिकल के अंदर आते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, जैसे फ्लड, लैंडस्लाइड्स, ठीक है ना, आपकी ये सारी चीजें। मेट्रियोलॉजिकल जो मौसम से रिलेटेड होते हैं, जैसे आंधी तूफान वगैरह आना, ज्यादा टेम्परेचर हो जाना, ठंडी ठंडी हवाएं आना, या गर्म हवाएं आना, या बिजली चमकना, बारिश, ठीक है, टॉर्नेडो, ये सारी चीजें। क्लाइमेटोलॉजिकली जैसे सूखा पड़ जाना, आग लग जाना जंगलों के अंदर, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं। बायोलॉजिकल में क्या होता है, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन हो गया, या फिर एनिमल से रिलेटेड कोई डिजीज हो गई, बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। सारे नेशनल हैजार्ड से यहाँ से क्वेश्चन आता है, काफी हद तक देखा गया है। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द मिलेनियम डेवलपमेंट यानी एमडीजीज एंड एसडीजीज के बारे में डिफरेंस बताना है आपको। तो बताइए कौन सी चीज किसमें फोकस करती है, और हिंदी में भी देख लीजिए। मिलेनियम विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य के बीच का मुख्य अंतर क्या है, बताइए। सबसे पहले जो है आपका एमडीजीज बेटा, वो पोवर्टी के ऊपर फोकस करता है, ठीक है, गरीबी के ऊपर सिर्फ खाली, क्योंकि इसके 8 गोल्स होते हैं खाली, आपको पता होंगे। और जो एसडीजीज होते हैं बेटा, वो ज्यादा ब्रॉडर टर्म में, आपको पता है 16, उसके 16 to 17 ऐसे कुछ होते हैं ना एसडीजीज जो होते हैं, तो वो ज्यादा कवर किया जाता है। इसे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एमडीजी टारगेट पोवर्टी, एसडीजी सस्टेनेबिलिटी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज से रिलेटेड है। द डिजीज मिनीमाटा, सुना होगा आपने, इज कॉस्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ विच हैवी मेटल इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू कंटामिनेटेड फूड स्पेशली फिश। यानी अगर देखो, जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि मिनीमाटा डिजीज कैसे होती है, जब आप कोई ऐसा खाना खा ले जो कंटामिनेटेड हो, जैसे फिश जो कि पानी से आती है, और पानी के अंदर क्या होगा, कुछ हैवी मेटल होगा, कुछ पक्का कुछ ऐसा होगा, किस वजह से, कि आप फिश खा ली और आपको वो मिनीमाटा डिजीज हो जाए। तो एम से मिनीमाटा, एम से मरकरी। जब मरकरी ज्यादा हो जाता है ना, तो वो फिश के पास, फिश उसमें रहती है पानी में, ठीक है ना, तो जब आप वो फिश कंज्यूम करोगे तो आपको मरकरी आपके अंदर आएगा वो, जिसकी वजह से मिनीमाटा डिजीज होने के काफी चांसेस होते हैं, ठीक है, मरकरी के ज्यादा होने से। इसलिए नॉनवेज ना खाएं, ठीक है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। वैसे आजकल तो वेज में भी क्या है, हर चीज में मिलावट है, अब तो इतना ज्यादा हो गया, कुछ नहीं खाए खाए आदमी, तो वही ठीक है। चलिए, एसिड रेन इज कॉस्ड बाय, एसिड रेन इज कॉस्ड बाय द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ। एसिड रेन हमेशा SO2 और NO2 की वजह से ही होती है, याद रखिएगा, और कोई गैस का लेना देना नहीं होता एसिड रेन से। तो कभी भी दो गैस याद रखिएगा, SO2 और NO2, इन्हीं की वजह से एसिड रेन होती है। चलिए, आज का सेशन यही तक था, बाकी के जो MCQs हैं वो नेक्स्ट सेशन में कराए जाएंगे। तब तक अगर आपको वाकई सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा, और तब तक आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।